बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान. Today we have to discuss the public finance basic concept, types, tiers and aspects. पब्लिक फाइनेंस होता क्या है, इसकी क्या सूरत हाल है, इसको कैसे डील करना है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. बेसिक कॉन्सेप्ट. पब्लिक फाइनेंस एज ए कॉन्सेप्ट मे बी डिस्क्राइब्ड एंड अंडरस्टूड एज टू लेवल as a practical activity of all components of public administration. Number two is theoretical area. The public finance may be defined as the identification of specific financial relationship and function running between public administration bodies and institutions, public sector entities, the state as one party and in mutual interaction with other entities of the economic system as the other party, that is private entities, household and companies. क्या मुराद इससे? It means that कि पब्लिक फाइनेंस जो है उससे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं उनका और पब्लिक एंटिटीज़ का और प्राइवेट एंटिटीज़ का जो सारा मामला उसको हम कैसे हैंडल करते हैं, कंपनीज का, ये सारा पब्लिक फाइनेंस में हम देखते हैं. These relations and functions may be considered special as they include procuring public goods, production and provision, arranging and funding, और उसके बाद डायरेक्टिंग एंटिटीज. इन डिटेल देखते हैं. प्रोक्योरिंग पब्लिक गुड्स का मतलब है प्रोडक्शन एंड प्रोविजंस. उसके बाद नंबर टू, अरेंजिंग एंड फंडिंग वेरियस ट्रांसफर पर्टिकुलरली इन सोशल एरिया. और उसके बाद डायरेक्टिंग एंटिटीज existing in the economy towards socially desirable behavior, for instance through taxes, penalties, subsidies and other stimuli and charges. In order to change the funding of the above mentioned area, there is a fiscal system, public funding, public budgeting system, whose aim is to collect and a required amount of public revenue. Public revenue serves as a at various levels of public budgets, governmental, regionals, and local, to fund the public expenditure. जितनी भी public expenditures हैं जो गवर्नमेंट ने करने हैं वो सारे के सारे पब्लिक फाइनेंस के जरिए आने वाले फंड्स के जरिए ही किए जाते हैं. इसके लिए फिस्कल सिस्टम यानी टैक्सेशन का सिस्टम जो होता है या बजटिंग का जो सिस्टम होता है जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते हैं या रेवेन्यू लगाए जाते हैं, वो सारे के सारे हम इसमें देखते हैं. अब इसमें जो सारा मामला है तो वो ये होता है कि आप किसी भी तरीके से इस सारे मामले को देखें और फिर उसके बाद इसको सारे मामले को क्लियर करें कि क्या इसकी सूरत हाल है, कितने फंड्स आते हैं. बाज़ औक़ात फंड्स ही हमारे पास इतने नहीं होते तो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन फिर उस तरह चल नहीं पाती. पब्लिक एक्सपेंडिचर जितने भी गवर्नमेंट ने करने हैं वो पब्लिक रेवेन्यू से करने, वो टैक्सेस से करनी है. रोड्स बनानी है, टैक्सेस कलेक्शन. फंड्स लेने हैं, टैक्सेस कलेक्शन. उसके बाद हॉस्पिटल्स बनाने हैं, हॉस्पिटल बनाने हैं तो भी गवर्नमेंट कलेक्शन थ्रू टैक्स. अगर टैक्सेस आपके पूरे हैं और उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है तो फिर सारे का सारा मामला आप इसी तरह मूव करते हैं, इसी तरह देखते हैं. और इसमें फिर हम ये सारा कुछ देखने के बाद फिर इस तरफ को आ जाते हैं भाई किसी तरीके से ये सारी सूरत हमारे कंट्रोल में रहे. अब सूरत कंट्रोल में क्यों नहीं रहती? बाज़ औक़ात हमारे पास इतने टैक्सेस ही नहीं होते तो फिर हमें डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी पड़ती है, पब्लिक डेट बोरिंग करनी पड़ती है, बजटरी पॉलिसी को और रिवर्स चलाना पड़ता है. बात दोबारा शुरू करते हैं. पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू एंड पर्टिकुलरली टैक्सेस में भी कंसिडर्ड एज द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ पब्लिक फाइनेंस. Important term derived from these three elements include deficit, उसके बाद जनाब public debt, budgetary control and fiscal policy. The development of public finance is connected with the economic mechanism that should ideally lead to the effective and fair allocation of limited resources. Resources हम जानते हैं सारे के सारे लिमिटेड हैं, कि इतने फंड्स तो हमारे पास होते नहीं.
Historically, allocation issues were dealt with through various allocation mechanisms. Cultural traditions and customs may be classified as the initial allocation mechanism. Later, with the advent of social and economic development, the role of customs and tradition was taken over by the state. It contributed to making the allocation of limited resources of effect and fair. Approximately 1930 जब ये डिप्रेशन आया ग्रेट डिप्रेशन उस वक्त इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द वर्ल्ड बिकेम वर्स पर्टिकुलरली पूरी यूएसए में द सिचुएशन वाज ड्रास्टिंग और उसके बाद ये हीनियस इतना था कि पीपल होटल्स एंड मोटल्स वर ऑर्डर्ड not to throw their food garbage in the drums, rather to put some containers on the back side, on the back door of their hotel and motels, and the extra food is to be dropped there so that जो गरीब लोग हैं जो खाने नहीं खा सकते थे वो सारे के सारे वहाँ से इसको टेक अप कर सकें. Approximately since the 1930s, the state role in the economy has been noticeably gaining in importance. Therefore, the traditional function of these states, legislative, social, and security, have been supplemented with economic function, sometimes called the fiscal functions or public finance functions. These functions include allocation, redistribution, and stabilization activities. This state uses legislative and executive powers as well as its own public administration bodies and institutions, centralized and decentralized, to perform them. The state is also a special economic entity. Special economic entity where special economic state also uses legislative and executive powers as well as its own public administrative bodies and institutions, centralized and decentralized, to perform them. अब इसमें जो स्टेट्स के इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं वो जो सारे के सारे ये कैरी ऑन किए जाते हैं उसमें जितनी भी हुकूमतें हैं वो कोशिश करती हैं कि पब्लिक फंक्शन भी कैरी ऑन करें, इकोनॉमिक फंक्शन भी कैरी ऑन करें और उसके बाद हम डिफेंस फंक्शन भी कैरी ऑन करें और इस सारे के लिए जो टूल्स उनको रिक्वायर्ड होंगे वो सारे के सारे इसी के मुताबिक हम कैरी ऑन करेंगे. The state economic function has become predominant, particularly in the school, healthcare, social service and social security zones. जो इकोनॉमिक फंक्शन है उसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है स्कूल में, एजुकेशन में, उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, उसके बाद जनाब सोशल वेलफेयर में, सोशल सर्विसेज में और सोशल सिक्योरिटीज़ में ये सारे का सारा मामला देखा जाता है. With regard to the role of state in the economy, there are two approaches merged as follows. जो दो approaches हैं अब हम उनकी तरफ चलते हैं. State interventions are undesirable for the economy, therefore they are rejected. Individualistic approach. बात ये लोग कहते हैं कि जो स्टेट की इंटरवेंशन है इकोनॉमी के अंदर वो नहीं होनी चाहिए. अगर वो होंगी, अगर वो सारी की सारी होंगी या स्टेट इसमें पार्टिसिपेट करेगी या इंटरवीन करेगी तो इसमें फिर वो जो जिसे मार्केट इकोनॉमी कहते हैं वो नहीं अचीव की जा सकती. लेकिन सम अदर नंबर टू सम अदर एडवोकेटेड दैट स्टेट इंटरवेंशंस आर एडवोकेटेड, यानी इसकी तरफ स्टेट को इंटरवेन करना चाहिए. जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि जो सिंध गवर्नमेंट है वो गंदम रिलीज नहीं कर रही फ्लोर मिल्स को, तो जिसके नतीजे में गंदम पंजाब की जा रही है. तो पंजाब की जब गंदम वहाँ जाती है दूसरे सूबों से जाती है तो महंगी है और उसकी वजह से वो पॉलिटिकल इश्यूज जो है वो सारे के सारे ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं. लिंकेज टू द इकोनॉमी ऑफ पब्लिक सेक्टर, whereas public finance relate to financial operation, relationship and tools for implementing provision of public goods, transfer and stimulation of economic entities to allow a certain behavior. The term public sector mean a specific part of national economy. पब्लिक सेक्टर में जो गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन है या गवर्नमेंट का जो रिलेशनशिप है पब्लिक गुड्स के साथ, उनके ट्रांसपोर्ट के साथ, उनकी मूवमेंट के साथ या जितनी भी इकोनॉमिक एंटिटीज़ हैं उनके साथ जो बिहेवियर है वो सारे का सारा जो है इसको लिंक करना ज़रूरी है. अगर पब्लिक सेक्टर जो है वो लिंक है गवर्नमेंट के साथ या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ
या इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट के साथ, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनका लिंकेज है, तो उसमें काफ़ी बेहतरी आएगी, उसमें बेहतरी सारी सूरत हल हो सकती है। द इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर are in the whole or in part funded by public funds and are connected with the fiscal system. अदर जो हमारी स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें ये बात चीज़ ज़रूरी है कि गवर्नमेंट के जो सूरत हाल है गुड्स और सर्विसेज की, और उसके बाद कंज्यूमर के साथ उसके रिलेशनशिप की जो मैनेजमेंट सिस्टम की, वो सारे का सारा भी यहाँ देखा जाना चाहिए, उस सारे को भी मद्देनज़र रखा जाना चाहिए। अदरवाइज अगर हम उसको मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, फिर मसला आएगा, और वो मसला जो हो उसको टैकल करना कोई इजी काम नहीं होगा, कोई इजी काम नहीं होगा। इस गैप को फिल करने की ज़रूरत है। द पब्लिक सेक्टर की अब जो सूरत हाल है, नेक्स्ट यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ। द पब्लिक सेक्टर इज़ ए पार्ट ऑफ सोसाइटी दैट इज़ इन द पब्लिक ownership in which decisions are made by public choices, is under continuous public control and exists for the purpose of public interest fulfillment and common affairs administration. क्या मतलब इस बात का? इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है उस पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को लिंक करे पब्लिक चॉइसेस के साथ, पब्लिक कंट्रोल के साथ, और उसके बाद जितनी भी वो इस काम के लिए इंटरेस्ट मौजूद है उन सारी को एक कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे लाया जाए। अगर ये कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन इस सारे को देखती है, अगर एक कॉमन इंतजामिया सारे को देखती है, तो इससे भी काफ़ी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। इसमें नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको भी शामिल किया जाए। इन प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसीज द पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट विद द प्राइवेट सेक्टर। इम्पॉर्टेंट है ये बात कि अगर प्राइवेट सेक्टर बहुत आपका डेवलप है तो उसके साथ साथ आपका पब्लिक सेक्टर भी होना चाहिए जो ये चीज़ देखे कि भाई हम क्या किस की तरफ जा रहे हैं, किस मामले की तरफ हम इसको कैरी ऑन किए हुए हैं, किस तरफ हमने सारे का सारा जो है वो काम चलाया हुआ है, और इस सारे मामले को देखना जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की। और उसके बाद जहाँ जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के हेल्प के लिए, आपके पास पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन भी मौजूद होनी चाहिए। The state strongly influence the private sector through various restriction measures. One of its control is called public finance. Public finance जो है उसके जरिए गवर्नमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करती है, उसके लिए टैक्स लगाती है, उसके लिए जो काम भी करना होता है गवर्नमेंट करती है, जो सारा मामला उसमें चलाना होता है गवर्नमेंट चलाती है, और सारे मामले को कैरी ऑन करती है। अच्छा जी, therefore the public finance measures must be analyzed and examined under including how impact the private sectors. तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं उसके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है, उस सारे इम्पैक्ट को गवर्नमेंट ने इसके मुताबिक एडजस्ट करना है, इसके मुताबिक चेक करना है कि किस तरह प्राइवेट सेक्टर को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। नंबर आता है पब्लिक फाइनेंस की काजेज और डेवलपमेंट। मैं जैसा कि पहले भी अर्ज कर चुका हूँ अपनी प्रीवियस डिस्कशन में, और यहाँ दोबारा उस बात को रिपीट करता हूँ कि मेरे भाइयों, कोई भी काम जो है गवर्नमेंट पैसे के बगैर नहीं कर सकती, तो पब्लिक सेक्टर जो है उसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सारा काम होना ज़रूरी है। यहाँ पर पैसा गवर्नमेंट के सेक्टर में जाना ज़रूरी है। गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है, टैक्सेस के जरिए वो पैसा दिया जाएगा। कुछ टैक्सेस डायरेक्ट होंगे जो लोगों की इनकम पे लग जाएंगे, कुछ टैक्सेस इनडायरेक्ट होंगे जो लोगों के एक्सपेंडिचर पे लग जाएंगे। एक्सपेंडिचर बढ़ने के साथ टैक्स भी बढ़ जाएगा, और इस सारे को मैच फिर किया जाएगा, और इस सारे को जब हम मैच करते हैं तो वो हमारा कहलाता है रेवेन्यू प्रिंसिपल। उसमें पब्लिक रेवेन्यू को पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एवं एक्सपेंडिचर से कंपेयर किया जाता है। सम टाइम एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा होते हैं, सम टाइम जो एक्सपेंडिचर हैं वो वहाँ ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद जनाब कुछ यहाँ से मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ आपके लिए, यहाँ से फ्रॉम हेयर, यहाँ से मैं इस वक्त गुफ्तगू कर रहा हूँ कि कुछ हालात में जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर लेती है। वहाँ पर आपको हॉस्पिटल बनाने हैं तो टैक्स इतने नहीं आए तो गवर्नमेंट अपने फंड से यूज़ करेगी। अगर आपने जनाब कोई और काम करना है और उसके बाद आपके पास वो इतने पैसे नहीं आए तो गवर्नमेंट, यहाँ से इस वक्त मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट वो टैक्सेस के लिए
फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग करेगी। जी वालेकुम। डेफिसिट फाइनेंसिंग फिर गवर्नमेंट वहां से करती है। तो इस सारे मामले को हम देखेंगे। आगे आता है सर्टन बिहेवियर इज क्लासिफाइड एज द क्वाजी फिस्कल फंडिंग प्रिंसिपल where public law goods are funded from of budgetary resources. The public law television is Czechoslovakia is funded from the television license fees. पाकिस्तान में भी यही है कि गवर्नमेंट ने वापडा की फीसिस में जितनी भी आप वापडा के बिल पे करते हैं वहाँ पर टेलीविजन की भी जो फीस है वो शामिल कर दी है। चूँकि ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है और गवर्नमेंट को इस पर ये लॉस में जा रहा था, ये डेफिसिट में जा रहा था, तो गवर्नमेंट ने पर हाउस जो है जितने भी मीटर लगे होंगे बिजली के, इलेक्ट्रिसिटी के, उनके हिसाब से वहाँ टेलीविजन फीस, लाइसेंस फीस जो है वो शामिल कर दी है। चाहे उस घर में 3 मीटर लगे हैं तो 3 घरों को वो पे करना होगा, चाहे उस घर में 2 मीटर लगे हैं तो 2 घरों को पे करना होगा, चाहे उस घर में 6 मीटर लगे हैं तो 6 घरों को वो टीवी लाइसेंस पे करनी होती है। तो गवर्नमेंट जो है वो स्टेट फंडिंग को डेवलप करने की तरफ सोचती है कि किस तरह वो पैसे का सारा आपके पास आए। Another important term that relates to the public finance and that is also a strong judgment of its own development is market failure. Sometime market failure हो जाता है, तो market failure होने के नतीजे में वो सारी की सारी जो सिचुएशन है उसको टैकल करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इस सारी पब्लिक फाइनेंस की जो डिस्कशन है इसको अगर हम सम अप करें तो सम अप करके हमें ये पता चलता है कि पब्लिक फाइनेंस है क्या, पब्लिक फाइनेंस से क्या मुराद है, पब्लिक फाइनेंस की क्या सूरत हाल। पब्लिक फाइनेंस ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको दो कॉन्सेप्ट में हमने देखना, दो कंपोनेंट में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और थियोरेटिकल एरिया। पब्लिक फाइनेंस की डेफिनेशन जहाँ तक इसका ताल्लुक है, पब्लिक फाइनेंस इज डिफाइंड एज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक पब्लिक financial relationship between functions running between public administration bodies and institutions और फिर उनकी सारी इंटरेक्शन जो हाउस होल्ड गुड्स के साथ है। दोबारा अपने डिस्कशन की तरफ आते हैं, इंडस्ट्री को भी लिंक। फिर इसके बाद हमने पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में ये देखा जी के पब्लिक के रिलेशनशिप कितने हैं, 3 तरह के रिलेशनशिप है। फिर हमने देखा पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक फाइनेंस है इसके लिए कौन से इंस्टीट्यूशन है, क्या सिस्टम है, तो पता चला फिजिकल सिस्टम है, बजटरी सिस्टम है। ये जो खर्चे गवर्नमेंट करती है उनको कहाँ से वो करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर को पब्लिक रेवेन्यू से पे किया जाता है और ये रेवेन्यू कहाँ से आता है, ये टैक्सेस से आता है। फिर टैक्सेस की क्या सूरत हाल है, बाज़ आपको टैक्सेस पूरे आ जाते हैं, अगर पूरे नहीं आए तो आप डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं, पब्लिक डेट करते हैं, पब्लिक पॉलिसी जो है और फिजिकल पॉलिसी जो है और उसके बाद बजटरी पॉलिसी उसको बेहतर करते हैं। फिर उसके बाद आप देखते हैं जनाब के कल्चरल ट्रेडिशंस क्या है, सारी इस सारे मामले को बढ़ाते हुए फिर हमने आगे जो है लिंक किया इकोनॉमी को पब्लिक सेक्टर से। यहाँ पर सबसे पहले पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन आ गए हैं, फिर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के बाद गवर्नमेंट की नॉन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन आ गए हैं, फिर नॉन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमारी हेल्प के लिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को हमने साथ लिया। बात साथ लेते हुए फिर हमने देखा इसके डेवलपमेंट की काजेज़ क्या हैं, पब्लिक फाइनेंस को डेवलप करना क्यों ज़रूरी है। मैंने बताया आपको कि इसमें जो हमारी फंडिंग है, ये जो सारा मामला है वो इस तरह का होगा कि इसको आप कैरी ऑन करते हैं और इसके मुताबिक सारा ये काम चलता है। फिर हमने देखा कि बाज़ औक़ात और आपको टैक्सेस की सूरत में पैसा मिलता है, फिर आप उसको एलोकेट करते हैं और बाज़ औक़ात कोई पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप रेवेन्यू डायरेक्ट जनरेट कर लेते हैं, जैसा चेक्सर वाक़े में और पाकिस्तान में भी टीवी देखने की फीस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के साथ शामिल हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो आती है पब्लिक फाइनेंस में वो ये है कि इसमें मार्केट फेलियर होता है। मार्केट फेलियर क्यों होता है, अब हम उसकी डिटेल की तरफ जाते हैं। मार्केट सिस्टम जो हमारा सारे का सारा एग्जिस्ट करता है, उस सारे के सारे मामले को हम देखते हैं कि भाई वो क्या सारा क्या उसकी सारी सूरत हाल है, कैसे आप कैरी ऑन करेंगे, कैसे आपने इसको कैरी ऑन करना है। तो ये सारा मामला जनाब डिस्कस करते हुए फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, मार्केट इकोनॉमी में हमारे सामने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आ रही है वो इस वक्त ये है, इस वक्त हमारे पास ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मार्केट सिस्टम फॉलोज सप्लाई एंड डिमांड। ज़ाहिर है
गुड्स प्रोड्यूस होंगे और उसके बाद वो मार्केट में आएंगे और लोग जो है उनको उनकी सप्लाई एक लेवल तक बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद उसकी डिमांड है। डिमांड जो है वो ये चीज़ देखती है कि कितने लोग बाय करना चाहते हैं। अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा। व्हेन डिमांड राइजेज और सप्लाई इज कांस्टेंट, तो उसके बाद फिर डिमांड के इंक्रीज में प्राइस ऊपर जाएगी। फिर अगर सप्लाईज आप बढ़ा लेते हैं और उसके बाद डिमांड जो है वो स्टैंड करती है, तो प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, तो वो डिमांड जो कांस्टेंट होने के नतीजे में सप्लाई बढ़ने के नीचे में प्राइस जो है वो लॉ ऑफ सप्लाई की रूल से नीचे जाएगी और सप्लाई जो है बढ़ने के साथ ही आपकी प्राइस डाउनवर्ड हो जाएगी। यही मैकेनिज्म जो है वो सारे का सारा इसको कैरी ऑन करता है, इसको चलाता है। इस सारे मामले को फिर हम देखते हैं कि भाई इस सिस्टम को आप कितना मजबूत रखें। ये सिस्टम कितना मजबूत होना चाहिए। जितना मजबूत ये सिस्टम होगा उतना मजबूत ही यहाँ ये चीज़ इम्पोर्टेंट होगी कि भाई इकोनॉमी मार्केट में हमारे पास सारा मामला कुछ ये देख के आता है कि अगर आपकी ये इकोनॉमी जो है वो इस तरह मूव नहीं कर पा रही जैसे कि इसको चलना चाहिए, तो फिर ये हमारे लिए ट्रबल का बायस बनेगी। ये हमारे लिए फिर सही सूरत हाल नहीं हो सकेगी। तो इसको आपने यहाँ देखना है इसके मुताबिक। अब दोबारा बात को आगे बढ़ाते हैं। दी मार्केट सिस्टम फॉलोज सप्लाई एंड डिमांड थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। It is a system that has developed itself and has a strong ties with interaction between people and companies. All these companies entities strive to maximize their profits और उसके बाद welfare. The greatest benefit is strongly to interact with the reaching the economic optimum condition. A system that reaches the optimum considered that new classical economist concept इसमें efficient, fair और stable होना चाहिए सारे के सारे सिस्टम को। The ideal condition is called Pareto optimum. This exists in economy when none of the involved entities can improve its position without worsening another entity position. अब यहाँ पर जो परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट करता है कि बहुत सारी सेलर्स हैं और बहुत सारे बायर्स हैं, तो बहुत सारे सेलर्स और बायर्स की सूरत में ये इकोनॉमी कैसे स्टेबल होगी, ये मार्केट इकोनॉमी कैसे चलेगी, इसकी क्या सूरत हाल होगी। परफेक्ट कंपटीशन का ऑप्टिमम क्या होता है कि एक प्राइस स्टेबिलिटी ये है कि जब डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे को बैलेंस करती हैं, तो उस बैलेंसिंग के नतीजे में ये बात यकीनी बनाई जाती है कि भाई डिमांड एंड सप्लाईज की फोर्सेस ने अब अपने आप को बैलेंस कर ली है, तो हमें इसको परफेक्ट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। यहाँ पर प्राइस इकोनॉमी बेस्ट होगी। The three above mentioned elements, efficiency, stability, and fairness, are connected with macroeconomics from the point of view of efficiency, connected with macroeconomics from the point of view of stability, and connected with science economies from the presenting economies। और उसके बाद जो उनका स्ट्रक्चर है वो सारे का सारा यहाँ पर हम सारा मामला देख कर आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू स्टेबिलिटी, कनेक्टेड विद साइंस outside economies from the point of view of fairness. The conception of fairness is investigated by another social science and is closely related to the ethics also. In no condition exists a reaching a market efficient solution, or conditions are simply violated for any reason. Market failure will ensure. जैसे ये कंडीशंस पूरी नहीं होंगी तो सारी की सारी मार्केट इकोनॉमी जो है वो फेल हो जाएगी। और वो फेलियर कैसे होगा? दी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नॉट एफिशिएंट, जैसा कि उधर करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की प्राइसेस की। नंबर 2, दी इकोनॉमी इज इन द एरिया ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेट्स oscillates around the desired values, and the condition of wealth and income may diverge from the consensus on fairness.
It is then up the state to perform its social function, the public finance function in those three areas in order to preferably eliminate or at least reduce market failure, especially those are in microeconomic failures from the allocation. जब ये सूरत हाल फेल हो जाएगी, सिचुएशन वन के जनाब मार्केट एफिशिएंट नहीं, नंबर टू इकोनॉमी जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंडिकेटर जो है वो वर्स हैं, और उसके बाद जो वेल्थ है वो भी जो है उसका कंसेंसस है एक जगह और उसकी फेयरनेस नहीं है, तो मार्केट फेलियर तो मेरे भाई होगा। अच्छा जी, इनकी लास्ट हम डिस्कस करते हैं आज। It is if the condition for perfect combinations are not met, a malfunction is the price mechanism will arise, which disturb the allocation mechanism. अब जाहिर है कि अगर परफेक्ट कम्बिनेशन अपनी कंडीशन को पूरा नहीं करता तो फिर एक नई चीज़ डेवलप हो जाएगी, कीमत बिला वजह राइज करना शुरू कर दीजिएगी, which disturb the allocation mechanism. Some failures can be eliminated without public finance intervening in auto regulation, the interaction of externalities. There, however, other are parts of governmental allocation functions and its fiscal tools. और उसके बाद गवर्नमेंट की जितने भी टैक्सेस हैं, गवर्नमेंट की परचेजेस हैं, ये ट्रांसफर्स हैं। दूसरा फेलियर आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स फेलियर। मैक्रो इकोनॉमिक्स फेलियर इज इंडिकेटेड by the inability in the economic system that really offers and suffers from cyclically inflation. A part rate of employment इसमें हाई हो जाएगा, प्राइसेस पहले डिस्टर्ब है, यहाँ पर प्राइसेस आपकी यहाँ डिस्टर्ब हैं, और उसके बाद ऊपर से मार्केट इकोनॉमी फेलियर हो गई तो इंडस्ट्रीज बंद होगी, अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो जाएगी, नेगेटिव ग्रोथ हो जाएगी, ये सारे, और फॉरेन ट्रेड आपकी बहुत कम हो जाएगी, फॉरेन ट्रेड बैलेंसेस आपके प्रॉब्लम में आ जाएंगे, आपके स्टेट बैंक में प्रॉब्लम होगी, और ये सारी सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है। The above mentioned macroeconomic causes of instability are why our governments are perform the state stabilization function, stabilization, fiscal functions. ये सारे फंक्शन फिर गवर्नमेंट क्यों इंकर करती है, इसके लिए सारी सूरतें हमारे सामने हैं। The state uses several tools to perform this. कुछ tools हैं monetary terms हैं, कुछ fiscal tools हैं, कुछ causes outside the economy हैं, कुछ काजेज इनसाइड द इकोनॉमी गवर्नमेंट ने यूज़ करनी है। इस सारी सिचुएशन को हम फिर देखेंगे। अभी यहाँ तक, आज इसको यहाँ तक रखते हैं, ओवर हियर यहाँ तक हम इसको मेंटेन करते हैं। सारे लेक्चर को एक बार फिर सूरत हाल हमने देखा कि पब्लिक फाइनेंस क्या चीज़ है। पब्लिक फाइनेंस हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि जिसमें गवर्नमेंट को फंड्स आती हैं और वो एलोकेट करती है इनको, किस पे, पब्लिक गुड्स पे फंड्स को अरेंज करती है, इंटरेस्ट को डायरेक्ट करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर इंकर किए जाएंगे, एक्सपेंडिचर पब्लिक रेवेन्यू से इंकर किए जाते हैं जो टैक्सेस से आता है। अगर टैक्सेस कम है तो डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी, डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं है तो फिर पब्लिक डेट होगी, बजटरी कंट्रोल होगा, फिस्कल प्रॉब्लम होगी, उसके बाद कल्चरल कंडीशन जो है हमारी वो प्रॉब्लम करेंगी, उसके बाद कस्टम प्रॉब्लम करेंगी, जो हमारी इकोनॉमिक फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब होंगे या बेहतर होंगे, दोनों सूरत हाल में। अब इसमें जो गवर्नमेंट है वो लिंक करेगी पब्लिक सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर में सारी गवर्नमेंट के इदारे होंगे, इसकी हेल्प के लिए सेमी गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आएंगी और इनकी हेल्प के लिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आएंगी। यहाँ से पब्लिक फाइनेंस के डेवलपमेंट को हम देखते हैं। बाज़ औक़ात तो गवर्नमेंट डायरेक्टली टैक्सेस लगा देती है, बाज़ औक़ात कुछ गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस लगाती हैं लेकिन वो किसी ख़ास पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प के लिए होती है। इसमें सबसे बड़ा जो खतरा आता है वो मार्केट फेलियर का है। मार्केट फेलियर अगर आपने बचानी है तो एफिशिएंट मार्केट होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए और स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन मेट कर रही हैं तो आप परफेक्ट कंपटीशन में हैं। अगर ये तीनों कंडीशन मेट नहीं कर रही हैं तो आप पब्लिक परफेक्ट कंडीशन में, और इससे मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर जो है वो बेहतर हो जाएंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर के बेहतर होते ही एफिशिएंसी आएगी और उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स बेहतर होगी, स्टेबिलिटी बेहतर होगी, आपकी हेल्थ बेहतर होगी, एजुकेशन बेहतर होगी, एम्प्लॉयमेंट बेहतर होगी, करेंसी रेट बेहतर होगा,
प्राइवेट स्टेबल होंगी, प्राइसेस स्टेबल होंगी, साइंस इकोनॉमिक्स के हवाले से बेहतरी आएगी और फेयरनेस आएगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन अगर आप फुल नहीं करते तो मार्केट फेलियर होगा। मार्केट फेलियर की काजेज हैं 3 कि आपके रिसोर्सेज जो हैं वो सही एलोकेट नहीं हो सके। मार्केट इकोनॉमी के काजेज हैं 3 कि जो आपने ऑर्गेनाइजेशन रन की है उसके इंडिकेटर डाउन है और उसके बाद उसकी कंडीशन फॉर वेल्थ जो है वो डिज़ायर नहीं है, कंसेंसस हो गया। अब का इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स फेलियर होने के नतीजे में आपकी प्राइसेस प्रॉब्लम करेंगी, मॉनेटरी फिस्कल टूल आपको लाने पड़ेंगे जो इकोनॉमी में से होंगे और इकोनॉमी के बाहर से होंगे। टैक्स